बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARP न्यूज़ की जानिब से एक दफ़ा फिर हम और हमारी सेहत में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप सब ने सुना होगा तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो तंदुरुस्ती की कीमत, तंदुरुस्ती की अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस आप उस बंदे से पूछिए जो तंदुरुस्त नहीं है। तो इस हवाले से कि तंदुरुस्ती की अहमियत क्या है और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करते हुए हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, आज हम दर्दों के हवाले से अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि इस वक्त दुनिया में जो एक लाइन अप दर्दों की गई है, उसमें सबसे पहले नंबर पर जो दर्द है वो दर्द ज़े है, और दूसरे नंबर पर जो दर्द है उसको हम कैंसर का दर्द कहते हैं, और तीसरे नंबर का जो दर्द है पूरी दुनिया में वो शियाटिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं, उर्दू में या अरबी में अर्कुन्निसा, और पंजाबी में हम इसको लंगड़ी का दर्द कहते हैं। इस दर्द के होने की वजूहात क्या हैं, ये दर्द होता क्यों है, इसकी अलामात क्या हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम और मुमताज़ मुआलिज जो गुज़िश्ता 25 साल से होम्योपैथी में अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद माजिद। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद माजिद साहब का ARP न्यूज़ की जानिब से शुक्रिया भी अदा करता हूं, और मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूं कि वो शियाटिका के हवाले से हमें ये बताएं कि लोग दीगर तरीक़ाए इलाज को छोड़ के होम्योपैथी की तरफ क्यों आते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ARP की पूरी टीम का, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। शियाटिका के बारे में आपने बात की कि शियाटिका के हवाले से लोग होम्योपैथी की तरफ क्यों आएँ। तो शियाटिका बेसिकली इसका लोग क्यों आएँ, इसकी तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं पहले गोशगुजार कर दूँ कि व्हाट इज़ शियाटिका। शियाटिका है क्या चीज़? शियाटिका ये एक टर्म है जो कि होम्योपैथिक में, मेडिकल में ये बोली जाती है। उर्दू में इसे अर्कुन्निसा कहते हैं, और पंजाबी में इसको जो कि बहुत ही आम तौर पे देखा जाता है वो है लंगड़ी का दर्द। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि हम लोग गलत पोर्शन में बैठते हैं, गलत पोजीशन में बैठते हैं, या लगातार हम लोग गलत अंदाज में चल रहे होते हैं, यानी लिंपिंग करके चल रहे होते हैं, एक तरफ पाँव को दबा के चल रहे होते हैं, या कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, या हम लोग किसी जगह से वज़न उठा लेते हैं गलत अंदाज में, जिसका सारे का सारा असर जाके मोहरों के ऊपर होता है। मोहरे हमारे अल्लाह ताला ने ऐसे हड्डी के टुकड़े बनाए हुए हैं, टुकड़े रखे हुए एक दूसरे के ऊपर, जो एक और दूसरे के ऊपर इस तरह अल्लाह ताला ने रख दिया, और इनके दरमियान से हराम मगज़ गुजर रहा है। अब ये हराम मगज़, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये हर मोहरे, दो मोहरों के दरमियान में से इसमें से एक नस निकलती है, एक नर्व निकलती है, जो कि जाके आपके टांग में किसी भी किस्म के एहसास को आपके दिमाग तक लेके जाने के लिए टेलीफोन की तार की तरह काम करती है। अब किसी भी वजह से, जैसे मैंने कहा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गलत अंदाज में वज़न उठा लिया, या पाँव स्लिप हो गया, गलत अंदाज में बैठना शुरू कर दिया, और लगातार गलत पोर्शन में बैठने की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी जो अल्लाह ताला ने बिल्कुल सीधी बनाई हुई है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। जब टेढ़ी होती है तो दो मोहरों के दरमियान जो वक्फा है, जो अल्लाह ताला ने एक रास्ता बनाया हुआ है, वो रास्ता तंग हो जाता है, जिसे कंप्रेशन कहा जाता है। ये कंप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि उस नस के ऊपर आती है, उस नर्व के ऊपर आती है, और जहाँ पे वो नर्व, जहाँ तक वो नर्व जाती है वहाँ तक ये दर्द जाता है। सो कंप्रेशन, हड्डी का टेढ़ा हो जाना, हड्डी में हर्निएशन का आ जाना, या डिस्क स्लिप का हो जाना, ये तमाम चीज़ें रूट कॉज करती हैं, बुनियाद बनती हैं उस नर्व के ऊपर जिसको शियाटिका कहते हैं, उसके ऊपर दबाव की। अब जब जैसे ही वो दबाव उसके ऊपर आता है तो वो इतना, क्योंकि नर्व के ऊपर डायरेक्ट, नर्व का काम है आपके दर्द के एहसासात को दिमाग तक लेके जाने का काम करती है। अब इस नर्व के ऊपर डायरेक्ट जब कंप्रेशन आता है तो इसका दर्द बहुत शिद्दत से होता है, यानी इसके दर्द की शिद्दत का अंदाज़ा आप यूँ लगा लें कि जैसे एक दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दर्द उस वक्त होता है जब माँ बच्चे को पैदा करती है। दूसरे नंबर पर दर्द आता है कैंसर का, और तीसरे नंबर पे जो दर्द आता है, जो सबसे ज़्यादा दर्द तीसरे नंबर पे आने वाला है, वो शियाटिका है। अब इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा लें कि ये कितना शदीद दर्द होता है। तो लोग अब होम्योपैथी की तरफ क्यों आएँ, जो आपका सवाल है। लोग होम्योपैथी की तरफ इसलिए आए कि इस दर्द को, जैसे मैंने कहा कि ये इतना शदीद होता है, इतना इसकी शिद्दत होती है कि लोग जो हैं वो, डॉक्टर हज़रात भी, छोटी मोटी जो पेन किलर है वो तो इस पर काम ही नहीं करती।
अब बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत हाई पोटेंसी की, बहुत हाई पावर वाली जो अद्वियात हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं इसके दर्द को ख़त्म करने के लिए, बेशक वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो या वो औरल फॉर्म में हो, टैबलेट फॉर्म, जिस भी फॉर्म में भी बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत हाई पोटेंसी की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। और जिस तरह वो हाई पोटेंसी की होती हैं, इसी तरह उनके असरात और उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे आपको इतनी हाई क्वालिटी की, इतनी हाई पोटेंसी की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जिनके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उनके मुकाबले में छोटी छोटी होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियाँ वो अगर आप खा लेंगे तो जो आपके जिस्म को, जैसे कि होम्योपैथी की खूबसूरती है कि होम्योपैथी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब इस पॉइंट पे आप आते हैं और इसका इनटेक आप देखते हैं कि इसको खाना कितना आसान है इसको, और फिर सबसे बड़ी बात कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है, और उससे बड़ी बात कि आपके जो फाइनेंस है, जो आपके जो इकोनॉमिकली ये कितना कितना कन्वीनियंट है आपके लिए। सो मैं ये समझता हूँ कि होम्योपैथिक इज़ द बेस्ट पैथी फॉर द sciatica। तो क्या ये दर्द सिर्फ नौजवानों को होता है या मर्दों और औरतों दोनों को हो सकता है, या बूढ़ों को भी होता है, या बच्चों को भी होता है? किस किस उम्र के लोगों को ये दर्द हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, आपने बात की उम्र के हवाले से, तो इसमें दर्द जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने में आता है, छोटे बच्चे ज़ाहिर है कोई इतना ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करते, वैसे भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बड़ी ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नॉर्मली जो देखने में आया है वो 40 के बाद इसको ज़्यादा देखने में आता है। 40 साल के बाद लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हों। रीज़न इसकी कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि इसमें दर्द चोट की वजह से भी हो सकता है। अब चोट किसी भी उम्र में लग सकती है। इसी तरह अगर कोई वज़न उठाता है तो वो किसी भी उम्र में गलत वज़न उठा सकता है। इसी तरह अगर कोई और प्रॉब्लम आती है, स्पेशली डिजेनरेशन जो होती है, डिजेनरेशन का मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला ने मोहरे बनाए हुए हैं उनके जो उसके एज है, जो उसके किनारे हैं, यानी जो उसका एक सरफेस, जो उसकी सतह है एक मोहरे की, वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें बाज़ औक़ात को डिजेनरेशन का मतलब होता है गलत अंदाज में हड्डी की ग्रोथ हो जाती है। अब जब गलत अंदाज में हड्डी की ग्रोथ होती है तो वो सारा का सारा प्रेशर उस नर्व के ऊपर आता है, और उस नर्व के ऊपर जब प्रेशर आता है तो वो नर्व दोबारा से sciatica का रुख अख्तियार कर लेती है। और ये जो चीज़ है ये बुढ़ापे में ज़्यादा देखने में आता है, अब 50 जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखने में आता है। ख़वातीन इसमें ज़्यादा मुतासर होती हैं, बिकॉज वहाँ पे ऑस्टियोप्रोसिस का अमल शुरू हो जाता है, इसी तरह हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं या हड्डियों में डिजेनरेशन आना शुरू हो जाती है। सो इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो कि फंक्शनल देखने में आया है वो ये है कि ख़वातीन ज़्यादा उम्र की और मर्द हज़रात ज़्यादा उम्र के जो हैं उनमें ये ज़्यादा देखने में आता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसको डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए कि हमें पता चले कि वाक़यातन ये sciatica ही है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कैसे डायग्नोज किया जाए, कि इसको कैसे पता चले कि ये वाकई sciatica या ये sciatica नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सामने यही है कि आप देखें कि क्या दर्द इसी नोयत का है, जिस तरह मैंने बात की है कि दर्द एक लाइन में नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है या बैक साइड से नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये वो दर्द, ये वो कैफियत है जो कि आपको 90% वैसे ही क्लियर कर देते हैं, दिस इज sciatica, दिस इज रिलेटेड टू योर मोहरे। अब अगली बात जो आती है कि क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किस कौन से टूल हैं जिनको अप्लाई करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या वाकई sciatica। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्सरेज। एक्सरेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग एक्सरे में देख सकते हैं बॉडी के अंदर जो मोहरे हैं, जो हड्डी है उसके अंदर आने वाली तब्दीली को देख सकते हैं। अगर इसको मोर स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो इसमें आप MRI स्कैन जो है, MRI स्कैन करवा के आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट मोहरों की पोजीशन को देख सकते हैं, और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन को देख के आप उसके नर्व के कंप्रेशन को जज कर सकते हैं। सो ये दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जिसमें, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही आम चीज़ है, आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, वह है विटामिन डी। विटामिन D3 की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने में आती है। विटामिन D3 की कमी की वजह से हमारी कमर में दर्द होता है, और कमर के दर्द की वजह से हम लिम्पिंग करते हैं, और लिम्पिंग की वजह से डायरेक्ट मोहरों के ऊपर प्रेशर आता है, और मोहरों का प्रेशर मोहरों को टेढ़ा कर देता है, और टेढ़े की वजह से जो नर्व कंप्रेशन है वो जनरेट हो जाता है। अब नर्व के अंदर जो कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, इसको अगर हम लोग इसकी रूट कॉज की तरफ जाएं तो हमें विटामिन D3 रूट कॉज नजर आ रही है। साबिन, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको इस ARP के प्लेटफॉर्म से, कि विटामिन D3 बहुत ही आम चीज़ है, उसकी कमी बहुत ज़्यादा आम है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास कुदरत ने पाकिस्तान को बहुत रिच बनाया हुआ है। विटामिन D का जो रिच सोर्स है वो हमें 4 जगहों से मिलता है। दालचीनी जो हमारे मसाला में अक्सर आपको मिलती है, दार चीनी के नाम से, सिनेमन जिसे कहते हैं, कैरेट, गाजर,
सेब और दही, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें विटामिन D3 की रिच मिकदार जो है, रिच क्वांटिटी जो है वो मौजूद है। अब ये चीज़ें अगर आप खा भी लेंगे, आप आर्टिफिशियल मेडिसिन फॉर्म में भी विटामिन D3 ले लेते हैं, ये उस वक्त आपके काम की नहीं है जब तक ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। अब एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने जो सबसे बेहतरीन सोर्स रखा हुआ है वो है हमारे सुबह की रोशनी, सूरज की रोशनी। जब सूरज ज़मीन से बाहर निकल रहा होता है तो उसकी जो रोशनी सुर्ख रंग की होती है, उस रोशनी में अगर आप वॉक करें, बॉडी का सनलाइट एक्सपोजर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी को सूरज की शुआएँ जो वो आपकी बॉडी को टच करें, यानी इखलाक के दायरे में रहते हुए हम बाजू को यहाँ तक ऊपर कर सकते हैं। तो अगर आप बाहर जाके ऊपर कर लेते हैं, स्पेशली मर्द हजरात जो हैं, वो सनलाइट आपकी बॉडी को टच करेगी तो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद विटामिन डी जो है वो एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट होगी। और एक्टिव विटामिन डी जो है वो वाली विटामिन डी है जो कि आपके सेल के अंदर जाके एक्टिवली रोल प्ले करेगी। अदरवाइज ऐसी है जैसे आपने विटामिन D3 को खाया वैसे अपने जिस्म से बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर आप सुबह की रोशनी में, जो कि नमाज के फ़ौरन बाद की रोशनी है, उसमें अगर आप उस रोशनी में अगर आप वॉक कर लेते हैं, वो रोशनी आपके जिस्म को टच कर लेती है तो आपके जिस्म के अंदर खाई हुई विटामिन डी जो है वो एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगी तो सियाटिका और इस तरह की जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके करीब भी नहीं आएंगे और आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दुरुस्त। सियाटिका के हवाले से कोई ऐसा आप अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाइए, या कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री शेयर कीजिए जिसको सुन के लोगों को थोड़ा सा लगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है ये इस वक्त या आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में एक मकबूल तरीन तरीका इलाज होगा। वैसे तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे जिनकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, लेकिन एक वाक़या ऐसा था जो कि मेरी ज़िंदगी का चैलेंज बन गया था और उस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। वो बेसिकली एक ब्रिगेडियर साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी थे, अभी भी वो हैं, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। वो स्टेशन कमांडर थे खारियाँ के, खारियाँ कैंट में स्टेशन कमांडर थे और उनकी सियाटिका बहुत ज़्यादा, उनको बेसिकली हिट हुआ था। स्टीयरिंग गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो साथ बैठे हुए थे तो उनकी हिट कर गया उनकी कमर के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर। अब वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर इस तरह हिट कर गया कि उसने ना सिर्फ उनकी टांग निचले जिस्म को बिल्कुल मफलूज कर दिया, क्योंकि वो दर्द इतने शदीद था, इतना शदीद हिट किया कि जिस्म का निचला हिस्सा जो कि रीढ़ की हड्डी की वजह से हमें महसूस हो रहा होता है, वो रीढ़ की हड्डी में इतना प्रेशर आया कि वो निचला हिस्सा जो कनेक्शन था ब्रेन के साथ वो मुनक़ता हो गया। प्रेशर कटा नहीं, यानी स्पाइनल कार्ड कटी नहीं है, लेकिन स्पाइनल कार्ड इस अंदाज में टेढ़ी हो गई, रीढ़ की हड्डी इस अंदाज में उस पर प्रेशर आ गया कि वो एहसासात के जो पैगाम थे उनको दिमाग तक नहीं लेके जा रही थी। बेसिकली हमारे पाँव में अगर कोई कांटा चुभे तो वो उन एहसासात उन स्पाइनल कार्ड के ज़रिए, स्पाइनल कार्ड में जो नर्व्स होती हैं उनके ज़रिए ब्रेन तक पहुँचता है, ब्रेन उसे फिर अप्रिशिएट कर रहा होता है। अब वो उनके ऊपर इस कदर ज़्यादा शदीद था और उनको बहुत शदीद दर्द होता था, इतना शदीद दर्द होता था कि वो अपने बेड से हिल भी नहीं सकते थे। ब्रिगेडियर सईद जावेद इकबाल उनका नाम था और ज़ाहिर है वो स्टेशन कमांडर, पूरा CMH उनके अंडर था। सारे सीनियर लोग, सारे सीनियर डॉक्टर्स जो थे वो उनके बेडरूम में आते थे और उनके पास आके उनका ट्रीटमेंट करने के, इवन एनेस्थीसिया वाले आए हुए थे, ऑर्थोपेडिक वाले आए हुए थे, पेन वाले, पेन मैनेजमेंट वाले वहाँ पे खड़े थे, सारे ब्रिगेडियर कर्नल्स वहाँ पे खड़े थे। तो मैं उन सब में सबसे छोटा मैं था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। उन सब में सबसे छोटा मैं था। वो सब लोग यही प्लान कर रहे थे कि इनकी सर्जरी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सर्जरी इसलिए ज़रूरी थी कि उनका CSF जो था, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक होता है पानी होता है जो उसके अंदर लुब्रिकेट भी रखता है, प्लस उसके अंदर से पार्टिकल्स को बाहर भी निकालने का काम करता है, उसे कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो अपने कैप्सूल में से, जिसके अंदर वो लिपटा हुआ होता है, महफूज होता है, उस कैप्सूल में से इतनी ज़ोर से हिट हुई कि वो बाहर आ गया, वो था स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ गया। अब सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं जी कि इनका ऑपरेशन होना चाहिए, बिकॉज ये नॉट पॉसिबल, इसको मुमकिन ही नहीं है कि इसको ठीक किया जा सके। तो वहाँ पे एक मैं था, एक ब्रिगेडियर से जावेद साहब थे जो इस चीज़ पे बज़िद थे कि हम लोग ऑपरेशन से पहले कोई बाकी ऑप्शन जो है उनको अप्लाई करके देख लें, अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन ना बचा तो फिर हम लोग सर्जरी की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसकी वजह से जब मैंने ये बात कर दी वहाँ पे कि बगैर सर्जरी के ये ठीक हो सकते हैं, तो वो डॉक्टर्स हज़रात जो थे वो बड़े हैरान हुए
और उन्होंने इवन थोड़ा सा उन्होंने मजाक भी इस बात को लिया, बिकॉज उनका स्कूल, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनका स्कूल ऑफ थॉट जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, जिस चीज़ पर उन्होंने सारी रिसर्च की हुई है, जिसमें सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी हुई है, उसके मुताबिक ये मुमकिन नहीं था, जबकि होम्योपैथिक में इसको पॉसिबल था कि इसको ट्रीट किया जा सके। सो मैंने अल्लाह का नाम लेके काम शुरू किया और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत रखी वहाँ पे कि वो जो ब्रिगेडियर साहब थे उनको हेली जो है वो कैरी करने के लिए आया हुआ था, हेली एम्बुलेंस आया हुआ था, हेलीकॉप्टर आया हुआ था, वहाँ पे एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर था, वो उनको लेने के लिए आया हुआ था और उसको वैसे ही भेज दिया गया। ब्रिगेडियर साहब खुद उन्होंने अपनी विलिंग शो कर दी कि मैं नहीं जाना चाहता पिंडी और मैं जाके वहाँ पे ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। सो उनका ऑपरेशन कैंसिल हुआ। इस बात को ये 2005 या 6 की बात है शायद, और आज तक ही इज़ वेरी गुड गोल्फर, वो बहुत अच्छे गोल्फर हैं, बहुत अच्छे वो उनकी गोल्फ एक ऐसी गेम है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी जो है पूरी की पूरी घूम जाती है, यानी आपकी कमर का जो हिस्सा है जब आप हिट करते हैं तो वो इतनी ज़ोर से आपको हिट करनी पड़ती है। बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आपके लिए बताता चलूँ कि उन ब्रिगेडियर साहब की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रेस में चले गए, डिप्रेशन टेंशन में चले गए, तो मैंने भाभी से कहा कि इनको कौन सी चीज़ ज़्यादा, मिसेस ब्रिगेडियर से जावेद इकबाल साहब को मैंने कहा कि इनको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है जिस पे ये खुश होते हैं, तो इनको उस तरफ लेके जाएं। तो उन्होंने कहा ये गोल्फ में बड़े खुश होते हैं, ये 4-4 घंटे 5-5 घंटे गोल्फ के स्टेडियम गोल्फ कोर्स से वापस ही नहीं आते। तो मैंने उनसे कहा सर आप गोल्फ शुरू करें। ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा मैं गोल्फ शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अब एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था कि जिसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। तो मैंने वहाँ पे जाके ब्रिगेडियर साहब से कहा जी पहले मुझे गोल्फ किट दें, मैं खुद जाकर ट्राई करूँगा और मुझे सिखाएं कि ये कैसे खेलते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने गोल्फ खुद खेली, उसका प्रेशर चेक किया कि कमर के कौन कौन से मोहरे पे किस तरह प्रेशर आता है और इनको कैसे मैं डील कर सकता हूँ। तो उनके साथ पहले मैंने खुद गोल्फ शुरू की, फिर उन्होंने गोल्फ की तरफ आए और अल्लाह का शुक्र है कि उनका स्ट्रेस और डिप्रेशन जो था वो भी ख़त्म हो गया, जो कि इस बीमारी की वजह से, इस दर्द की वजह से और लगातार बेड पे रहने की वजह से उनमें आ चुका हुआ था। तो ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसकी वजह से होम्योपैथी के ऊपर और होम्योपैथी की मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स थे, जो कि डॉक्टर्स थे, जिनको अंदाज़ा था कि CSF जो है वो बॉडी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता। दिस इज पेट, ये एक केमिस्ट्री है कि CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बॉडी के अंदर डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। तो वो जब डिज़ोल्व हुआ, वो ख़त्म हुआ और उसके बाद ब्रिगेडियर साहब आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छे गोल्फर हैं। लाहौर के अंदर वो रहाइश पजीर हैं और बल्कि बड़े अक्सर उनसे मुलाकात होती है तो बड़ा मजाक करते हैं कि डॉक्टर सारे आपको ऑपरेशन की तरफ लेके जा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक ने उनको ऑपरेशन से बचा लिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज फरमाए और सब लोग सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान के साथ इस दुनिया में अपना वक्त पूरा कर सके। ये जो कोविड-19 का दूसरा टेन्योर है, अब फिर कुछ ममालिक में वो पेशबंदी हो रही है, लॉकडाउन हो रहे हैं, कुछ में लंबे लॉकडाउन हो रहे हैं, कुछ में स्मार्ट लॉकडाउन हो रहे हैं। इस हवाले से हम अपने लोगों को, अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को क्या पैगाम दे सकते हैं कि कोविड-19 का जो दूसरा टर्न्योवर है इसमें कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए कि हम इसको फेस कर सकें या इससे बच सकें? जी, बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ आप लेके आए। कोविड-19 जिसको के पहले बहुत सीरियस लिया गया, अब मैं देख रहा हूँ कि उतना सीरियस नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि इसको उससे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। अब जो कोविड की जो दूसरी लहर अब बाकी मुल्कों में देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, बहुत ज़्यादा सीरियस उसको लिया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो एक संजीदा रवैया नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अपने सेहत के हवाले से। बल्कि एक चीज़ मैं अगले दिन भी एक जगह पे मैं बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि हम लोग समझते हैं कि हम वो नहीं है जिनको कोविड हो जाएगा या हमें हो ही नहीं सकता। अब ये वो चीज़ है जो कि हमें एहतियात से दूर ले जाती है। भाई हम भी इंसान हैं, हम लोग भी एक आम लोग हैं, ये वायरस हम पे भी अटैक कर सकता है और खुदा ना खास्ता हमने पिछले दफ़ा पिछले स्पेल के अंदर बहुत सारे अपने प्यारों को खोया है। बहुत सारे ऐसे जिनके टेस्ट हुए, बहुत सारे ऐसे जिनको कि हम लोगों ने कार्डियक का नाम दे दिया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, किसी को हमने कह दिया टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड रिवर्स नहीं हो सका, किसी को हमने कोई नाम दिया, किसी को कोई बीमारी का नाम दिया। लेकिन आप देखें कि हमारे पास बुजुर्ग कोई नहीं रहे, हमारे बुजुर्ग बहुत कम हो गए हैं। सो ये वो स्पेल जो सेकंड स्पेल है ये बहुत डेंजरस है, इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है और इसको संजीदा लेने की इसलिए भी ज़रूरत है कि हमारे पास बुजुर्ग कोई नहीं रहे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने देखा मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद माजिद
जो हमारे साथ आज हम और हमारी सेहत में हमारे मेहमान थे, उन्होंने किस तरह से आपको सियाटिका के हवाले से बताया कि सियाटिका जो दर्दों के हवाले से दुनिया में तीसरे नंबर पर है, इसकी शिद्दत और इसकी हिद्दत और इसकी तकलीफ़ और इस पे क्या हमें फेस करना पड़ता है एक मरीज़ को या मरीज़ को संभालने वाले तमाम अटेंडेंट्स को या लवाहिकीन को, ये कितनी परेशानी वाला मामला है और इसका तरीका इलाज जो है वो क्या है, अलामात क्या हैं और किस उम्र के लोगों को ये होता है और कैसे कैसे होता है। और आपने ये देखा कि उन्होंने बताया कि एक गोली, एक कतरा या एक पुड़िया जो है उससे हम सियाटिका का इलाज कर सकते हैं और इस दर्द को गायब कर सकते हैं। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक किसी को किसी दर्द से आशनाई ना करे, और अगर आशनाई हो ही जाए तो अल्लाह पाक बर वक़्त कोई ऐसा ज़रिया पैदा कर दे जिससे हम उस दर्द से निजात हासिल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, खुश रखें और खुश रहें। बहुत शुक्रिया।